नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर रोहित के पैलेस में हलवा चोरी हो जाता है और इस हलवे के चोरी होने के बाद अब आयशा मारवा यहाँ पर जोर से चिल्लाती है। इधर उस हलवे को किसी और ने नहीं बल्कि किंग ने ही चोरी किया था और वहाँ पर अब वो उसे खाते हुए सच में कहता है कि आयशा मारवा सच में अपनी माँ की तरह कितना अच्छा ही टेस्टी खाना बनाती है, सेम वही टेस्ट। इधर अब वो सोचता है कि सच में इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को किसने बनाया होगा। अब वो इन्हीं सब ख्यालों में ही था। इधर अनिका अब कैलाश अधिकारी की बताई हुई उस लोकेशन पर वहाँ चली जाती है ब्लैक कैट बनकर, जहाँ पर उन्होंने शीला और दमयंती दोनों को ही वहाँ पर किडनैप कर रखा हुआ था। इसलिए अब वो वहाँ तक उस लोकेशन की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा देती है। तो वहीं इधर अपने रूम में रोहित अब एक गहरी सोच में ही था। रोहित अभी अब सोच ही रहा था, तभी अब वो अपने रूम में बने हुए स्टैचू से कहता है कि क्या स्वाति मल्होत्रा इस पैलेस में अभी भी है। अब रोहित की ये बात सुनते ही वो स्टैचू कहती है यस सर, शी इज इन द करण गुलेरियाज रूम। स्टैचू की इस बात पर अब रोहित कहता है कि ओके ठीक है, उन्हें कह दीजिए कि वो अभी मेरे रूम में आ जाए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित की ये बात सुनते ही वो स्टैचू भी अब कहती है ओके सर, कमांड एक्सेप्टेड। वहाँ इधर अपने रूम में करण गुलेरिया रेडी हो रहे थे तो उन्हें देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है करण कहाँ जा रहे हो तुम। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं मैं बस राजमहल जा रहा हूँ, मुझे धनंजय से मिलना है, मुझे उसके साथ कोई जरूरी काम है। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि शाम को तो जाना ही है ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ, वो अगर धनंजय को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ठीक है फिर जल्दी आना। इधर स्वाति से बात करने के बाद करण गुलेरिया अब उस सीक्रेट रास्ते से अंडरग्राउंड होकर वहाँ पर धनंजय से मिलने के लिए जाने लगते हैं। तो वहीं उस रूम में मौजूद वो स्टैचू अब स्वाति मल्होत्रा को इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर रोहित मारवा इज़ वेटिंग फॉर यू इन हिज रूम। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और ये कहते हुए ही अब वो स्वाति मल्होत्रा अब वहाँ से उठती हैं और अब वो कबर्ड के पास जाती हैं और अब उस रास्ते से वो सीधा ही रोहित के रूम की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं इधर अपने रूम में रिया भी अपने दोनों ही हाथों को पीछे फोल्ड करके इधर उधर चक्कर काट रही थी। रिया को इस तरह से चक्कर काटता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया किसी गहरी सोच में हो, जैसे वो किसी चीज़ के बारे में सोच रही हो। लेकिन इस तरह से रिया को चक्कर काटता हुआ देखकर पिंकी से रुका नहीं जाता और अब पिंकी कहती है रिया हुआ क्या है, क्या सोच रही हो तुम। इस बात पर अब रिया कहती है मैं बस कुछ और नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि आखिर दादी माँ का बनाया हुआ गाजर का हलवा किसने खाया होगा। भला हमारे पैलेस में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी जब हम में से किसी ने भी वो हलवा नहीं खाया है तो तुम ही बताओ कि कोई चोर सिर्फ हलवे को ही चोरी करने के लिए यहाँ पर क्यों आएगा। रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है तुम अब तक सच में सीरियसली वही बात सोच रही हो। अरे हलवा ही तो था ना रिया। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही रिया कहती है मानती हूँ कि वो हलवा ही था, लेकिन सोचने वाली बात तो है ना कि वो किसने खाया होगा। दादी ने दादू के लिए वो हलवा कितने ही प्यार से बचा कर रखा था, इसलिए तो मेरा मन होने के बाद भी मैंने उस हलवे को नहीं खाया, क्योंकि मेरा मन कर रहा था मैं उसे खा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि वो तो दादू के लिए है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि जिस हलवे को खुद मैंने नहीं खाया उसे आखिर किसने खाया। रिया की इस बात पर अब आर्यन कहता है कहीं तुमने ही तो नहीं खाया ना, कि तुम वैसे ही तो मना नहीं कर रही।
आर्यन की इस बात पर रिया कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने नहीं खाया है। नानू ने तो नहीं खाया, कल उन्हें ज़्यादा भूख लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नानू एक बार वो अपने कमरे में लेकर गए और उसके बाद फिर वो दोबारा आकर उस हलवे को खा गए हों। अब रिया की इस बात पर यश कहता है, अरे छोड़ो ना यार, क्या हलवा हलवा करके दिमाग खराब किया हुआ है। जिसने भी खाया है उसने खा लिया ना, अब क्या कर सकते हैं। चलो हम गिफ्ट अनपैक करते हैं। अब यश की ये बात सुनते ही अब बच्चे अपने अपने गिफ्ट को जो उनके पिलो के नीचे मिले थे अब उन्हें अनपैक करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा भी रोहित के रूम में आ जाती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा वहां पर उस रूम में आती है तो स्वाति मल्होत्रा अब रोहित से कहती है, क्या हुआ है रोहित, तुमने मुझे बुलाया? इस बात पर अब रोहित कहता है, स्वाति माँ, हाँ मैंने आपको बुलाया था। वो क्या है कि दुश्मनों के हिसाब से उन्होंने आपको 15 साल पहले ही मारा था। रोहित की इस बात को सुनकर स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिलाती और कहती है कि उनके हिसाब से तो मैं 28 साल पहले ही उनके लिए मर चुकी थी, लेकिन हाँ 15 साल पहले मुझे सामने आना पड़ा था। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि क्या उन्होंने नाना जी के जिंदा होने का शक नहीं हुआ फिर? अब रोहित की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अपने नाना की प्लानिंग पर शक बिल्कुल भी मत करो रोहित, उन्होंने अपनी मौत की प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरह से की थी। अरे वो तो मुझे 15 साल पहले सामने आना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ भी नहीं जानता। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि आप 15 साल पहले जैसे सामने आई थी वैसे ही क्या अभी भी आ सकती हैं क्या? अब रोहित की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, रोहित तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित के चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है और अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहता है, अब आप भी अपनी एक्टिंग शुरू कर दीजिए माँ। अब रोहित की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है रोहित, लेकिन देखना क्या ये सही रहेगा? अब रोहित कहता है, हाँ आप भरोसा तो कर देखो। ठीक है। अब उसकी बात को सुनकर स्वाति कहती है, ठीक है फिर तुम मुझे अपना प्लान बताओ। यहाँ पर रोहित अब स्वाति मल्होत्रा को अपनी प्लानिंग बताने लगता है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका भी कैलाश अधिकारी की बताई हुई उस लोकेशन पर आ जाती है। ये लोकेशन एक बोट हाउस की थी और वहां तक पहुंचना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अनिका जैसे ही अब वहां पर उस रिवर के पास पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद 2 आदमी वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन आदमियों को देखकर अब अनिका उनकी तरफ बढ़ जाती है और जब अनिका उनके पास जाती है तो वहां जाने के बाद अब अनिका एक आदमी से पूछती है कि वो दोनों कहाँ पर है। अनिका की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, अंदर जाकर दूसरे रूम में। अब उस आदमी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर ब्लैक कैट अपने कपड़ों को अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा देती है और अब वो उनके द्वारा बताए हुए उस दूसरे रूम के दरवाजे को अब अपनी लात मारकर खोलती है। जैसे ही यहाँ पर ब्लैक कैट उस दरवाजे को खोलती है तो वो दोनों ही अब एक चेयर पर बंधी हुई थी। एक चेयर पर यहाँ पर शीला को बांध कर बिठाया गया था तो एक चेयर पर दमयंती को। अनिका अब उन दोनों को ही वहां पर बंधा हुआ देखकर अब वहां पास रखा हुआ एक पानी का गिलास उठाती है और उस पानी के गिलास को उठाकर अब वो उस पानी को शीला और दमयंती दोनों के ही मुंह पर मारती है। जैसे ही उन दोनों के मुंह पर एकदम से ही ठंडा पानी आकर लगता है तो वो दोनों ही एक ही झटके से उठ जाती हैं और अब वो एकदम उठते ही कहती है, ये क्या बदतमीजी है। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर ब्लैक कैट कहती है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और तुम दोनों अभी से ही इसे बदतमीजी का नाम देने लग गई और तुम दोनों अब तक जिंदा हो, तुम दोनों के लिए तो इतना ही काफी नहीं है क्या? इधर अब ब्लैक कैट की इस बात को सुनकर अब वो सामने की तरफ देखती है तो उन्हें अब अपने सामने ब्लैक कैट दिखाई देती है। ब्लैक कैट को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर अब शीला कहती है, तुम क्यों आई हो यहाँ पर और क्या जानना चाहती हो तुम हमसे? सब कुछ तो पता है ना तुम्हें? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, नहीं पता है। क्यों, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सरजी कौन है? अनिका के इस सवाल पर अब शीला कहती है, हमें नहीं पता है। इस बात पर अब अनिका अपने हाथ की उंगलियों को अब शीला के हाथ की उंगलियों में फंसाते हुए कहती है,
एक और झूठ और तुम्हारे हाथों की उंगलियों का पाउडर बनाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए अब मैं जो कुछ भी पूछूं उसका जवाब मुझे सही सही बताना, नहीं तो अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी इन उंगलियों का पाउडर तो अब बनना तय है। ये कहते हुए ही अनिका अब शीला के हाथ की उंगली की एक हड्डी को तोड़ने ही वाली थी और उसने अब अपने प्रेशर भी उस उंगली के ऊपर बनाना शुरू कर दिया था। तो वहीं शीला की उंगली पर जैसे ही अब अनिका का प्रेशर बनना शुरू हुआ तो अब उसके चिल्लाने की आवाज अब वहां पर पूरे ही उस बोट हाउस में गूंज रही थी। अब दर्द की वजह से यहाँ शीला चिल्लाते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, सर जी को कोई भी नहीं जानता है, किसी ने भी उन्हें आज तक देखा नहीं है, इवन हमने भी नहीं। शीला की ये बात सुनते ही अब अनिका शीला के हाथ को छोड़ते हुए कहती है, क्या डोगरा परिवार भी शामिल है तुम सभी की इस प्लानिंग में? अब अनिका ने यहाँ पर अब उनसे अपना दूसरा सवाल पूछ लिया था। अनिका के इस सवाल पर अब शीला कहती है, हाँ, वो भी शामिल है, इसलिए तो वो अपने बेटे की शादी स्वाति की बेटी अनिका से करवा रहे थे, क्योंकि वो शामिल है तभी तो वो ये सब कुछ करवा रहे थे, नहीं तो उस इतनी मोटी लड़की से शादी करने के लिए तैयार ही कौन होता। शीला की ये बात सुनते ही अब अनिका ने अब अपना अगला सवाल पूछा कि अनिकरण का क्या राज है। अब आखिर क्यों उन्हें वो अनिकरण चाहिए? एक छोटी सी एक लॉस मेकिंग कंपनी उन्हें क्यों चाहिए? वो अगर उन्हें इतना ही बिजनेस का शौक है तो वो कोई और भी तो कंपनी खरीद सकते हैं। अनिका के इस सवाल पर अब शीला अब जोर जोर से हंसने लगती है। अब शीला को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब अनिका को एकदम उसके ऊपर गुस्सा आता है और अब वो उसे एक जोर का उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझे सच सच बताओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये हंसी सुनने के लिए नहीं आई हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी पॉकेट से एक सर्जिकल ब्लेड को निकालकर अब शीला मौसी के बहुत ही करीब लेकर जाती है और वो कहती है, मुझे अनिकरण का राज बताओ, वरना तुम्हारी स्किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर तुम्हारी बॉडी पर स्किन देखने को भी मिलेगी या नहीं। अब अनिका की इस बात पर शीला कहती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अनिकरण फार्मेसी में डोगरा परिवार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कंपनी को तो सरजी लेना चाहते हैं और ये डोगरा परिवार बस सरजी की ही डिमांड को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी में सरजी का इंटरेस्ट है, ना कि डोगरा परिवार का। यहाँ अनिका को शीला को टॉर्चर करते हुए ही अब सारी इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में करण गुलेरिया भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इधर पूरी ही सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद जब वो राजमहल में पहुंचते हैं तो राजमहल में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ तो पूरे जोर शोर से ही शाम की तैयारियां चल रही थी। इधर करण गुलेरिया जैसे ही ये बंदर आते हैं तो उनकी आवाज़ अब सामने हेड सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे सीधे धनंजय पर ही जाती है, जो कि यहाँ पर हेड सर्वेंट को आज के बारे में कुछ समझा रहे थे। इसलिए करण अब उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और वो बड़े ही ध्यान से धनंजय पीरामल को ही देख रहे थे। धनंजय ने जब अपनी बात को पूरा किया तो अब वो हेड सर्वेंट से कहते हैं, अभी आप जाइए और अपना काम कीजिए। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही वो हेड सर्वेंट भी वहां से अपने सिर को झुकाकर वहां से चला जाता है। तो इधर धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया को देखते हैं और अब उन्हें देखते हुए कहते हैं, तुम पार्टी के लिए क्या थोड़ा जल्दी नहीं आ गए हो? क्योंकि अभी तो पार्टी का समय ही नहीं था, तो फिर तुम अभी इस समय क्यों आए हो? धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, रूम में चल, थोड़ा सा अर्जेंट है, इसलिए वहीं चलकर बात करते हैं। करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है फिर चलते हैं, वैसे भी आगे का काम आलिशा और रेवती मिलकर संभाल लेंगे। ये दोनों बात करते हुए इधर धनंजय पीरामल के रूम में चले जाते हैं। तो इधर करण गुलेरिया अब दरवाजे को बंद कर देता है। उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तू कर क्या रहा है? तू ठीक तो है ना? ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई है? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया धनंजय पीरामल के राइटिंग बोर्ड के पास जाकर अब एक मार्कर
पेन को वहाँ से उठाकर कहते हैं, 15 से 16 साल पहले जब जब तुमने इंस्पेक्टर अब्बास की मदद करने की सोची थी तो मैं बस तेरा साथ देना चाहता था। उस कंपनी में काम करते हुए ही हमें कुछ क्लू मिले थे ना। करण की ये बात सुनकर तो अब धनंजय पीरामल अब अपने हाथ को उनके कंधे पर रखते हुए कहते हैं, तू ठीक तो है ना मेरे भाई। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ दोस्त, अब मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे ख्याल से अब हमें बेंगलोर जाना होगा, क्योंकि तू हर बार बोलता था ना कि मुझे वो याद नहीं। देख, आज मुझे सब कुछ याद है। इसलिए अब सबसे पहले हमें बेंगलोर जाना होगा। हमें किंग के इतिहास को वहाँ पर खोजना होगा, क्योंकि वहीं से ही अब हमें सारे क्लू मिलने वाले हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उन्हें नहीं देखा है, उनका चेहरा कैसा दिखाई देता है, ये बात कोई भी नहीं जानता है। करण की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, और सबसे शॉकिंग बात कि इंपीरियल ग्रुप के हेडक्वार्टर में मुझे आयशा की तस्वीर मिली थी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या आयशा भी उस ग्रुप की मेंबर है, या कोई और है, या कोई ऐसा इंसान है जो आयशा से रिलेटेड है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो उस वक्त पहले हमें शक था कि ये खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले स्वाति के पिता हैं, लेकिन हाँ, उस समय हम गलत साबित हो गए थे। यहाँ पर ये दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उनके दरवाजे को जोर से नॉक किया, क्योंकि कोई बार खड़ा होकर लगातार बार उनके दरवाजे को नॉक कर रहा था, और वो आवाजें साथ के साथ आवाजें भी लगा रहा था। उस आवाज को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि ये आवाज तो रेवती की है ना। क्या हुआ होगा, वो इस तरह से मुझे क्यों आवाजें लगा रही है। उसे ये कहते हुए ही अब धनंजय दरवाजे के पास जाकर अब दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही धनंजय यहाँ पर दरवाजे को खोलते हैं तो उनके सामने कंफ्यूज खड़ी बड़ी रानी ही खड़ी हुई थी। बड़ी रानी को इस तरह से इतना कंफ्यूज देखकर अब धनंजय पीरामल उससे हैरानी से पूछते हैं, क्या हुआ है रेवती, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। धनंजय की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, भाई वो स्वाति मल्होत्रा जिंदा है और हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें एक डॉक्टर ने वहां से फोन किया है। ये सुनकर तो अब धनंजय पीरामल को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि ये बात तो धनंजय जानता था कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, लेकिन वो इस तरह से सबके सामने आ जाएगी, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो वहीं उनसे ज्यादा झटका तो यहाँ पर करण गुलेरिया को लगता है। करण गुलेरिया को भी अभी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में स्वाति मल्होत्रा इस तरह से सबके सामने क्यों आ गई। आखिर अब उसका अगला प्लान क्या होगा। वो अब उनसे कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम, आप ठीक तो है ना। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वो हमें पता नहीं है, हमें बस अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, और हाँ, हम रोहित को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं और करण अभी उस हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, ठीक है, आप दोनों वहां पर निकलिए, हम भी तब तक रोहित को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हम उसे इन्फॉर्म कर देते हैं। ये यहाँ इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अभी आपस में ही बातें करते हुए ही अब जा रहे थे। इधर धनंजय पीरामल अब धीरे से कहते हैं, ये क्या हो गया है करण, स्वाति को। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं यार, कुछ देर पहले तो अच्छी भली थी, वो रूम में किसी ने उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया। ये सुनते ही इधर धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या बकवास कर रहा है तू। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि भाई मैं खुद कंफ्यूज हूँ, चल जल्दी से चल, देखते हैं कि ये सब क्या हुआ है। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रॉयल हॉस्पिटल में बने एक वार्ड में एक डॉक्टर स्वाति मल्होत्रा की ड्रेसिंग कर रही थी। तो वहीं अचानक से किसी का फोन बजा। तो वो डॉक्टर अब उस शख्स से कहती है, आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए, पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है।
डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, एनी अच्छे से करो और रोहित तुम अपना फ़ोन रिसीव करो, देखो कौन फ़ोन कर रहा है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि बड़ी बड़ी रानी फ़ोन कर रही है, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। ये कहते हुए ही रोहित इधर फ़ोन को उठाता है तो वहीं अब वो हेलो कहता है तो सामने से अब उसे आवाज़ आती है, हेलो किंग, आपकी वाइफ अनिका गुलेरिया की माँ यानी कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है। किंग, अपनी वाइफ के प्यार में आप ये तो नहीं भूल गए हैं ना कि स्वाति मल्होत्रा ने क्या किया था। क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे? क्योंकि बड़ी रानी को अभी भी यही डर था कि अगर स्वाति मल्होत्रा जिंदा है तो अब तो फिर से एक तूफान आने वाला है, क्योंकि वो अभी भी इसी भरम में थी कि स्वाति मल्होत्रा ने बरसों पहले किंग की हत्या की थी। और वो अब रोहित को यही सब याद दिलाना चाहती थी कि कहीं अपने इमोशंस में बहकर रोहित अपने नाना की मौत के गुनहगार को ऐसे ही माफ ना कर दें। ये इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब रोहित कुछ देर तक तो शांत बैठा रहता है और अब जब बड़ी रानी की बातें खत्म हो जाती है तो उन्हें सुनने के बाद अब वो कहता है, हाँ आप अच्छा मजाक कर लेती हैं, स्वाति मल्होत्रा को तो कब की मर चुकी है ना। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हम सच कह रहे हैं किंग, आपकी मदर इन लॉ जिंदा है, वो रॉयल हॉस्पिटल में हैं। हमने आपके पापा के साथ करण गुलेरिया को भी इन्फॉर्म कर दिया है क्योंकि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। कुछ ही देर में वो दोनों भी अभी हॉस्पिटल ही पहुंचने वाले होंगे, तो हमारा मानना है कि आप भी वहां पर पहुंच जाएं और अनिका को भी बता दीजिएगा क्योंकि चाहे जो भी हो वो तो उनकी माँ है। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है बड़ी रानी, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसके बाद अब रोहित बड़ी रानी को बाय बोलकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद वो बहनी से कहता है, एनी जल्दी करो, पापा आ रहे हैं। अब रोहित की इस बात पर इधर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कौन से पापा? क्योंकि तुम्हारे पापा भी तो दो हैं ना। अब इसका जवाब देते हुए रोहित कहता है, आप ये सोच लो दोनों ही पापा आ रहे हैं। अब ये कहते हुए ही रोहित बहनी से कहता है, तुमने पापा की रिपोर्ट को स्वाति माँ की रिपोर्ट बना दी है ना। इस बात पर बहनी कहती है, यस सर, वो पूरा का पूरा काम हो गया है क्योंकि पापा की जो रिपोर्ट हो गई थी उसको मैंने चेंज करके उसके स्वाति मल्होत्रा का नाम लिख दिया है, यानी कि बॉस का नाम लिख दिया है। और मैं हूँ डॉक्टर रिद्धिमा पुरोहित। मैंने सारे ही कैमरास को हैक करके सब कुछ ऑलरेडी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। इसके बाद अब एनी स्वाति मल्होत्रा को बेहोश होने के लिए कह देती हैं, तो वो भी अब स्वाति मल्होत्रा भी वहाँ पर बेहोशी का नाटक करते हुए बेड पर लेट जाती है। यहाँ एनी अब रोहित से कहती है, आप राजलक्ष्मी और उसकी टीम को कैसे मनाएंगे, ये बात अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब एनी की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, वो काम तो तुम्हारी बॉस ने कर दिया है ना। एक काम करो, राजलक्ष्मी अब कभी भी यहाँ पर आ सकती है, इसलिए तुम भी अब जल्दी से रेडी होना। इस बात पर अब एनी कहती है, यस सर, आई एम ऑलवेज रेडी। अब तक उस हॉस्पिटल में यहाँ पर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ये दोनों भी आ चुके थे। जैसे ही वो अंदर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि धनंजय पीरामल अब धनंजय पीरामल का फ़ोन बज रहा था। जब उन्होंने अपना फ़ोन देखा तो ये इंडिया का कोई प्राइवेट नंबर से कॉल आया हुआ था, तो वो भी उस नंबर को देखकर वो भी यही सोचते हैं कि इंडिया से उन्हें कौन फ़ोन कर रहा होगा, हो सकता है कि ये एक स्पैम कॉल हो। ये सोचते हुए ही अब वो अपने फ़ोन को इधर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो स्वाति मल्होत्रा के वार्ड की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी तक ब्लैक कैट ने शीला का इंटरोगेशन अब तक पूरा कर दिया था और अब वो जैसे ही अब बाहर आती है तो अब वो यही सोचती है कि क्या अंजलि मामी को अपनी प्रेगनेंसी का सच पता है कि वो किशन मामा के बच्चों की माँ कैसे बनी थी। मैं सोच नहीं सकती कि शीला मौसी को अपने भाई बहन से कोई लगाव ही नहीं था। सच में कैसी बहन है वो, पहले माँ के साथ और फिर उसके बाद किशन मामा के साथ। क्या वाकई में निकरण फार्मेसी की ज़मीन का ये राज है? क्या सच में? अब क्या करूँ मैं?
क्या क्या मुझे शीला मौसी की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए? अब बस अगर मुझे इस कंपनी का राज जानना है तो मुझे मनाली जाना होगा, क्योंकि अब तो सारे के सारे राज मेरे वहीं पर ही जाकर खुलेंगे। और सबसे सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि निगरन फार्मेसी की ज़मीन डीलिंग माँ ने किससे की थी। यही सब सोचते हुए ही ब्लैक कैट अब यानी कि अनिका उन आदमियों से कहती है कि इन्हें खाना मत देना। ये सुनते ही अब वो आदमी कहते हैं ओके, और उससे बात करने के बाद इधर अनिका बोट हाउस से बाहर निकल कर आ जाती है। और अब वो अपनी गाड़ी से अपने पैलेस की तरफ जाने ही वाली थी कि उसके न फोन पर अब रोहित का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि फ्री होकर रॉयल हॉस्पिटल में आ जाना। इस मैसेज को पढ़ते हुए ही अनिका अपने मन में ही सोचती है, लगता है कि मिस्टर मारवा का प्लान ऑन हो चुका है, जिसके बारे में वो मुझे पहले भी कह रहे थे। चलो अनिका, अब चेंज करके सबसे पहले रॉयल हॉस्पिटल की ही तरफ जाना होगा। ये सोचते हुए ही अनिका अब अपनी गाड़ी को अभी उसी रॉयल हॉस्पिटल की तरफ ही लेकर जाने लगती है, क्योंकि अनिका तो पहले से ही तैयार थी कि अब रोहित जरूर कुछ न कुछ ऐसा कर रहा होगा जिससे उसकी स्वाति माँ अब दुनिया के सामने आ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में अर्जुन सिंह कहता है कि कमाल है अनिका गुलेरिया और उसकी सोच को। मैं तो ये सोच ही रहा था कि अगर बेटी ऐसी है तो उसकी माँ कैसी होएगी। सच में आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सच में कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है।